नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चले बढ़ते हैं खबरों की तरफ आगे। किसान संगठनों की ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जी हां, किसान संगठनों की तरफ से ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पहले सरकार फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले सरकार फैसला ले, दिल्ली में कौन आएगा ये फैसला पुलिस करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार पहले फैसला करे और दिल्ली में कौन आएगा इसका फैसला पुलिस को करना है। मामला पुलिस का है, हम पहले फैसला नहीं लेंगे। दिल्ली में प्रवेश कानून व्यवस्था का ये पूरा मसला है, सीजीआई ने कहा। और पुलिस अपने अधिकारों की प्रयोग कर सकती है, अपने अधिकारों का इस्तेमाल पुलिस कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सरकार और पुलिस सक्षम है, हमें दखल देने की जरूरत नहीं है। सरकार भी सक्षम है, साथ में पुलिस भी सक्षम है, हम बीच में दखल नहीं देंगे और दखल देने की जरूरत भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। बुधवार को मामले की सुनवाई करेंगे। सीजीआई ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल गई है। सरकार की थी अर्जी, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल गई है। अब अगली सुनवाई बुधवार को होनी है। हालांकि ट्रैक्टर परेड को लेकर लगातार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि घेरने की तैयारी की जाएगी। सरकार को लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग किसान संगठन कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले कई दिनों से लंबे वक्त से धरने पर किसान बैठे हुए हैं। अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों का धरना चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के मसले पर यह कहा कि सरकार अपना फैसला करे, सरकार को फैसला करना है। और इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा था कि आखिर सरकार क्या कर रही है हल निकालने के लिए, इसको लेकर भी बातचीत किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इसको लेकर जानकारी सरकार को देनी है। और साथ ही अब 26 जनवरी क्योंकि सामने है, ऐसे में किसान संगठन लगातार ये कहते हुए आ रहे हैं कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। सरकार तक एक मैसेज पहुंचाया जाएगा कि जब तक कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसान घर नहीं लौटेंगे। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि सरकार अपना फैसला करे, पुलिस भी अपने फैसले को लेकर सक्षम है कि फैसला कर सकती है। अब अगली सुनवाई बुधवार को होगी। क्या कुछ रहता है सुप्रीम कोर्ट का रुख, देखना महत्वपूर्ण होगा। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट है। क्या सचमुच इसी सप्ताह हो रहा राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार? जी हां, दिल्ली से अदिति नागर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं कि क्या सचमुच इसी सप्ताह हो रहा राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार, जिस पर सभी की निगाहें हैं। जानकार सूत्रों ने इस सवाल का दिया दो टूक जवाब। जानकार सूत्रों ने इस सवाल पर दो टूक जवाब दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार का अभी नहीं कोई अता पता। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी है नहीं, अता पता नहीं है। सामान्य प्रशासनिक विभाग को भी अभी तक नहीं मिली ऐसी कोई सूचना। और साथ ही 22 जनवरी को गवर्नर जा रहे जयपुर से बाहर और खुद गहलोत भी 22 और 23 जनवरी को रहेंगे केरल के दौरे पर। और वस्तुतः राज्यपाल कलराज मिश्र से गहलोत की मुलाकात के बाद ही कल चली है चर्चा, लेकिन अब जानकार सूत्रों ने इसके संकेत दे दिए हैं कि ये मुलाकात हुई थी खुद राज्यपाल की पहल पर और कलराज मिश्र ने नए वर्ष का हेलो करने के लिए गहलोत को फोन किया था। और इसके बाद ही दोनों में लगभग 1 घंटे मुलाकात भी हुई, चर्चा भी हुई। अलबत्ता गहलोत ने गवर्नर को किया आगामी विधानसभा सत्र और कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में ब्रीफ और बस यहीं से भाई लोग ले उड़े मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना को। अब आलाकमान से जुड़े सूत्रों ने भी खुलासा किया है, कहा है कि पायलट कैंप के दबाव तथा राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से राजस्थान का मंत्रिमंडल फेरबदल है हमारी प्राथमिकता, लेकिन अभी तक संभावित नामों के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। अजय माकन और केसी वेणुगोपाल से फाइनल चर्चा के बाद गहलोत सोनिया से मिलने दिल्ली आएंगे और आलाकमान की मुहर के बाद ही होगा शपथ ग्रहण समारोह। अलबत्ता 1 दर्जन से ज्यादा नए चेहरे जुड़ेंगे मंत्रिमंडल में और नॉन परफॉर्मेंस की होगी मंत्रिमंडल से विदाई। जो नॉन परफॉर्मर्स हैं उनकी भी मंत्रिमंडल से विदाई हो जाएगी, इसको लेकर भी खबरें मिल रही हैं। कांग्रेस के 9, 3 निर्दलीय और बसपा से आई 2 विधायकों के मंत्री बनने की चर्चा है। कांग्रेस के 9, निर्दलीय 3 और बसपा से जो कांग्रेस में शामिल हुए उनके 2 विधायकों के मंत्री बनने की चर्चा है। खुद मुख्यमंत्री और 2-3 मंत्रियों का भी कार्यभार कम किए जाने की चर्चा चल रही है, लेकिन आलाकमान की सहमति से गहलोत द्वारा लिस्ट फाइनल किए जाने तक ये सारी बातें हैं केवल चर्चा। अब लगातार चर्चाएं चल भी रही हैं सियासी गलियारों में कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्या जल्द ही हो जाएगा। इसको लेकर जानकार सूत्रों ने कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और साथ ही क्या सचमुच इसी सप्ताह राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये बड़ा सवाल भी है। जानकार सूत्र इसको नकार रहे हैं, दो टूक जवाब दे दिया गया है। एक बार फिर से विस्तार से आपको बताते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार का अभी कोई अता पता नहीं है, अभी कोई पुख्ता जानकारी मिल नहीं रही है। सामान्य प्रशासनिक विभाग को भी अभी तक नहीं मिली ऐसी कोई सूचना। और 22 जनवरी को गवर्नर जयपुर से बाहर जा रहे हैं और खुद गहलोत भी 22 और 23 जनवरी को केरल के दौरे पर रहेंगे। और वस्तुतः राज्यपाल कलराज मिश्र से गहलोत की मुलाकात के बाद कल से चर्चाएं होनी शुरू हुई, लेकिन अब जानकार सूत्रों ने इसके संकेत दे दिए हैं कि ये मुलाकात खुद राज्यपाल की पहल पर हुई थी। कलराज मिश्र ने नए वर्ष का हेलो करने के लिए गहलोत को फोन भी किया था और इसके बाद ही दोनों में लगभग 1 घंटे मुलाकात भी हुई। और अलबत्ता गहलोत ने गवर्नर को किया आगामी विधानसभा सत्र, साथ में कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में ब्रीफ।
साथ ही विधानसभा का सत्र भी चलना है, इसको लेकर भी ब्रीफ किया गया सीएम की तरफ से राज्यपाल के सामने। और कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में जो पहला फेज भी था उसको लेकर भी जानकारी दी गई। और बस यहीं से फिर मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं परवान पर चढ़ने लगी। अब अलकमान से जुड़े सूत्रों ने भी खुलासा किया है कि पायलट कैंप के दबाव और राजनीतिक साथ में प्रशासनिक कारणों से राजस्थान का मंत्रिमंडल फेरबदल है हमारी प्राथमिकता। हालांकि मंत्रिमंडल फेरबदल प्राथमिकता है, लेकिन अभी इस पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है, अभी बहुत दूर है। लेकिन अभी तक संभावित नामों के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है, कोई फैसला नहीं हुआ। अब कब तक फैसला होता है या फिर कब नामों पर मोहर लगती है, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अजय माकन साथ में केसी वेणुगोपाल से फाइनल चर्चा के बाद गहलोत सोनिया से मिलेंगे, दिल्ली में मिलने आएंगे, ये भी खबरें हैं। और अलकमान की मुहर के बाद ही शपथ ग्रहण होगा। साथ ही अलबत्ता 1 दर्जन से ज्यादा नए चेहरे जुड़ेंगे मंत्रिमंडल में। कहा यह भी जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा नए चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल से जुड़ेंगे। और साथ ही नॉन परफॉर्मेंस की मंत्रिमंडल से विदाई भी होनी तय है। कांग्रेस के 9 बताए जा रहे, 3 निर्दलीय, बसपा से कांग्रेस में आई 2 विधायकों के मंत्री बनने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। खुद मुख्यमंत्री और 2-3 मंत्रियों का भी कार्यभार कम किए जाने की चर्चा भी चल रही है। अब ये मंत्री कौन कौन से हैं, खुद मुख्यमंत्री बताए जा रहे हैं और 2-3 मंत्रियों का भी कार्यभार कम करने की चर्चा भी चल रही है। लेकिन अलकमान की सहमति से गहलोत द्वारा लिस्ट फाइनल किए जाने तक ये सारी बातें केवल चर्चा है, महज अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी 22 से 24 जनवरी तक करेंगे लखनऊ का दौरा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी 22 से 24 जनवरी तक करेंगे लखनऊ का दौरा। लखनऊ में बैठक करेंगे जेपी नड्डा, ये पुख्ता जानकारी है। 22 से 24 जनवरी तक वो लखनऊ रहेंगे। लखनऊ में कई बैठकें भी होनी है। बैठक में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के मद्देनजर बातचीत होगी और कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। इस बैठक में ये भी जानकारी वहां से मिल रही है। अरविंद कुमार शर्मा को जिम्मेदारी दिए जाने पर भी अंतिम फैसला होगा। और गत दिनों मुख्यमंत्री योगी ने, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा भी की थी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर कैबिनेट विस्तार के बारे में चर्चा योगी आदित्यनाथ ने की थी। पंचायत चुनाव साथ में मिशन 2022 के मद्देनजर रणनीति भी बनाएंगे नड्डा। अब क्योंकि मिशन 2022 भी बेहद करीब है, 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर भी पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ेगी या फिर पार्टी की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर भी एक नई रणनीति बनाई जाएगी जेपी नड्डा के द्वारा। वो पहुंच रहे हैं लखनऊ, वहां पर मंथन भी चलेगा, बैठकों का दौर भी आगे बढ़ेगा, कई बैठकें वहां पर होनी है। और संभावित कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के मद्देनजर ये जो बैठक होनी है लखनऊ में बेहद महत्वपूर्ण है। कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं इस बैठक में, ये भी जानकारी मिल रही है। अब यूपी के कौन कौन से वो मिनिस्टर्स हैं जिनके विभाग बदले जा सकते हैं, इसको लेकर हालांकि अभी पुख्ता जानकारी कोई है नहीं, लेकिन नजर टिकी हुई है जेपी नड्डा के लखनऊ दौरे पर। अरविंद कुमार शर्मा को जिम्मेदारी दिए जाने पर भी फैसला होगा। अब ए.के. शर्मा को कौन सी जिम्मेदारी मिलती है, क्या जिम्मेदारी उनको दी जाती है, इसको लेकर भी अंतिम फैसला जेपी नड्डा लेंगे जब वो लखनऊ पहुंचेंगे। और गत दिनों मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी से भी चर्चा की थी। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर कैबिनेट विस्तार के बारे में विस्तार से चर्चा योगी आदित्यनाथ ने की थी। अब किस तरीके से कैबिनेट का विस्तार होता है, किसको क्या नई जिम्मेदारियां दी जाती है, किन से जिम्मेदारियां ली जाती हैं, इसको लेकर भी फैसला होगा जब जेपी नड्डा वहां पर पहुंचेंगे। पंचायत चुनाव भी वहां पर होने हैं, मिशन 2022 के मद्देनजर भी रणनीति भी बनाएंगे जेपी नड्डा। अब आगे किस तरीके से, क्योंकि वहां पर लगातार जुबानी जंग भी चल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तमाम विपक्षी दल हो, वहां पर कांग्रेस भी अपने आधार को मजबूत करने की फिराक में लगातार जुटी हुई है। साथ ही समाजवादी पार्टी, बसपा लगातार कोशिश वहां पर कर रहे हैं कि मिशन 2022 को किस तरीके से फतेह किया जाए। अब जब खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ होगा वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलिए सीधा आपको ले चलते, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना शुरू हो चुका है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर प्रताप सिंह खाचरियावास संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हॉस्पिटल मैं जैसे ही उतरा प्रताप सिंह आ गया। प्रताप सिंह क्या करेगा, तुम सब भी तो प्रताप सिंह हो। एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगा, तब तक ही मर जाएगा। खून बह रहा है, कानून में प्रावधान है, लिखा हुआ है कि अब यदि आप घायल को लेकर जाओगे, आपका एड्रेस नहीं लिखा जाएगा, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बार बार अखबारों में प्रसारित होता है, सब जगह, नेशनल मीडिया पे, स्टेट मीडिया पे, सब जगह, विजुअल चैनल्स में, सब में ये बार बार प्रचारित करते हैं कि यदि कोई घायल व्यक्ति को आप लेकर जाएंगे, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। इसके बावजूद वीडियो बनाने में टाइम किल कर रहे हैं। मैं पहुंच गया, मैंने उठाया और बस गाड़ी में रखा, मैं पहुंचा, मैंने उससे वहां बात की, वो बच गया। क्या हुआ? वो भैया बहुत गड़बड़ हो गई, मेरे तो बहुत दर्द हो रहा है। मैं दर्द तू गिरा तेरे होगा, मेरे थोड़ा ना होगा भाई। मैंने उससे पूछा तुझे कोई गलतफहमी है, तुझे कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है।
हंसी उड़ा रहे हैं लोग, तेरी किसको फुर्सत है तुझे देखने की। कईयों को ये गलतफहमी है मैं मोटरसाइकिल दौड़ा रहा हूँ, लोग मुझे ही देख रहे हैं। कोई नहीं देख रहा, कान फटता है, आवाज देता है, तो पागल है ये लड़का। और उसके घर वाले वहां पहुंच गए बेचारे, वो परेशान हुए, वो ठीक हो गया। उसके बाद मेरे से मिलने आया, मैंने उसको समझाया तो उसने कहा भाई साहब मैंने तो मोटरसाइकिल चलाना ही छोड़ दिया, मैं हवा निकल गई एक ही एक्सीडेंट में। समझ में आ गई कि जिंदगी क्या है। दर्द वो महसूस करता है जिसके दर्द होता है, जिसके दर्द हुआ ही नहीं, लगी नहीं, वो हंसता रहे, मजाक उड़ाता रहे। हेलमेट नहीं पहनेंगे बाल उड़ जाएंगे, बिना हेलमेट पहने ज्यादा उड़ गए, उनका क्या करें। बिना हेलमेट के उड़ गए ऐसे लोग मुझे खूब मिले। मैं तूने हेलमेट लगाया? बोले नहीं। तो हेलमेट नहीं लगाया तो भी बाल उड़ गए, हेलमेट लगाया तो भी उड़ गए। और नहीं उड़ने देने जिसके, उसने जिंदगी भर हेलमेट लगाया तो उसके बाल नहीं उड़े। सेठी साहब का बाल पहले से उड़े डायमंड पता है, मैं शुरू से जानता हूं सेठी साहब को, पढ़ता हूं जब से देख रहा हूं मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी। ये वैसे कि मैं जितने बाल थे इनके सर में उतने ही बाल हैं अभी तक, वो कम हुए नहीं, ज्यादा हुए नहीं। तो मैं तो शुरू से जयपुर में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरी यहीं पर हुई, मैं सबको जानता हूं, बस वालों को भी जानता हूं, ऑटो वालों को भी जानता हूं, मिनी बस वालों को भी जानता हूं, और पुराने कंडक्टर ड्राइवर वो भी मुझे मिल जाते हैं, मैं उनको भी जानता हूं और सब मुझे पहचानते हैं। वो मैं अभी ऑटो वहां सिंधी कैंप बस स्टैंड पे गया, कोई शादी का प्रोग्राम था, सामने होटल में उतरा, इतने सब ऑटो वाले आ गए भाग, सारे आ गए, आकर खड़े हो गए। एक ऑटो वाला बोला मेरा क्या होगा? मैं तेरा भी वही होगा जो मेरा होगा, तू चिंता क्यों कर रहा है यार, सबका बराबर से होगा। मैंने कहा तू तो ध्यान रखा कर, दिन में मत लगाया कर, दिन में लगाएगा तो दिक्कत है, ये सुन ले, क्योंकि दिन में लगा ली तो फिर रात वाली तो फिर भी चल जाती है घर, तू दिन में ही लगा के चलाएगा ऑटो तो फिर पार कैसे पड़ेगी। वो बोला भाई साहब मेरी तो आदत पड़ गई, मैं आदत छोड़ दे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तेरा ऑटो भी चला जाएगा। तेरा ऑटो हम तो बचा सकते हैं, तेरे को भी बचा सकते हैं, लेकिन तू पीकर चलाएगा तो हम तेरे को नहीं बचा सकते। दिक्कत ये है कि पीकर चलाने में वो अपनी बहादुरी समझ रहा है, और बहादुरी समझने में एक्सीडेंट हो रहा है। जितने हाईवे पर एक्सीडेंट हो रहे हैं उतने एक्सीडेंट कहीं नहीं हो रहे। अब की बार हमने सख्ती की है और राजस्थान के परिवहन विभाग ने उन हाईवे की कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने का तय किया है, जो रूल्स रेगुलेशन के अनुसार अपना टोल तो वसूल करती है लेकिन रोड को ठीक नहीं करती, ब्लैक पॉइंट ठीक नहीं करती, हाईवे को दोनों तरफ से बैरिकेडिंग नहीं करती, जानवर ऊपर आ जाते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं। तो जो ड्यूटी एनएचएआई को निभानी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, वो निभाए, जो स्टेट गवर्नमेंट को निभानी वो स्टेट गवर्नमेंट निभाए, जहां दोनों को मिलकर करना है ये काम। क्योंकि सड़क सुरक्षा का काम ऐसा है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे पर टाल कर नहीं बच सकती, दोनों को मिलकर जितना काम करना पड़ेगा, लेकिन लोगों की जिंदगी को बचाना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम एक दूसरे की तरफ बॉल फेंक कर बच नहीं सकते, क्योंकि ये सड़क दुर्घटना में जो मरता है उसको सरकारों में नहीं बांटा जा सकता, वो दर्द है और दर्द सबको महसूस होना चाहिए, और जिसको दर्द महसूस नहीं होता वो इंसान भी नहीं है, उसको जीने का अधिकार भी नहीं है। मैं सबसे कहूंगा आज के दिन, मैंने बीच में हमने ये कोरोना के कारण थोड़ा बंद हो गया, अब हम चालू करेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा राजस्थान के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे ये राम और कृष्ण का देश है, यहाँ पे भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी हुए, यहाँ धर्म और संस्कृति को प्रधानता दी जाती है। वायनाड, जी हाँ, राहुल गांधी का कैलेंडर के जरिए वायनाड को सलाम। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, राहुल गांधी का कैलेंडर के जरिए वायनाड को सलाम है। वायनाड संसदीय क्षेत्र के लोगों को समर्पित कैलेंडर के हर पेज पर वायनाड के उन लोगों के चित्र हैं जिन्होंने अपने जीवन से प्रतिभा को बिखेरा। चर्चित शख्सियतों के साथ ही राहुल गांधी की फोटो भी है, जो चर्चित शख्सियत है उनके साथ साथ राहुल गांधी की फोटो भी है। जनवरी से दिसंबर तक वायनाड को कैनवास के जरिए कैलेंडर पर उकेरा, और केरल के वायनाड से ही सांसद है राहुल गांधी। ये भी आपको याद होगा 2019 में लोकसभा का चुनाव 2 सीटों पर राहुल गांधी ने लड़ा था, एक यूपी के अमेठी, दूसरा केरल के वायनाड से जीते, और वहां पर अब अपने संसदीय क्षेत्र को किस तरीके से कैनवास के जरिए कैलेंडर पर उकेरने की कोशिश की गई है, ये पूरी खबर आप एक बार फिर से समझिए। राहुल गांधी ने वायनाड को सलाम किया है, वायनाड संसदीय क्षेत्र को कैलेंडर के जरिए सलाम किया, और
संसदीय क्षेत्र को सलाम के साथ साथ ही उनको समर्पित भी जो पेजेस हैं या फिर हर पेज में जो फोटो लगी हुई है, जो चित्र लगे हुए हैं, वो भी उन लोगों के बारे में है जीवन में जिन्होंने प्रतिभा को बिखेरा था अपने, और साथ ही चर्चित शख्सियत वो हैं जिन्होंने कुछ न कुछ अपने क्षेत्र में काम किया है, कुछ न कुछ योगदान दिया है। राहुल गांधी की फोटो भी उनके साथ में है और जनवरी से दिसंबर तक वायनाड को कैनवास के जरिए कैलेंडर पर उकेरा है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या कुछ रहा खास, क्या कुछ हुआ, उसको लेकर एक कैलेंडर तैयार किया गया, हर पेज में उकेरा गया है, चित्र बनाए गए हैं और साथ ही वायनाड से सांसद हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। पश्चिम बंगाल में हो सकती है लेफ्ट कांग्रेस की सरप्राइज एंट्री। जी हां, पश्चिम बंगाल में हो सकती है लेफ्ट कांग्रेस की सरप्राइज एंट्री। ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपको समझाते हैं। टीएमसी और भाजपा को मात देने के लिए दोनों दल साथ आएंगे। टीएमसी को हराने के लिए, साथ में भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए दोनों ही दल साथ आ सकते हैं। लेफ्ट अपने हिस्से की सभी सीटें सहयोगी कांग्रेस को देने के लिए तैयार है। लेफ्ट अपने हिस्से की जितनी भी सीटें हैं वो सहयोगी कांग्रेस को देने के लिए तैयार है, ऐसी खबर है। हालांकि लेफ्ट कांग्रेस का सीटों का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। कहां पर कौन लड़ेगा इसको लेकर कोई जानकारी अभी है नहीं, अंतिम रूप दिया नहीं गया। लेकिन लेफ्ट चाहता है कि घटक दलों के बीच आम सहमति बन जाए ताकि कार्यकर्ता और नेता पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरे। लेफ्ट ने गठबंधन के तहत कांग्रेस के लिए कम से कम 100 सीटें छोड़ने का मन बनाया हुआ है, लेकिन बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस अधिकतर सीटों पर नहीं देना चाहती जोर। अब बिहार चुनाव में जो नतीजे रहे, जिसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना भी पड़ा, अलग अलग जगहों पर आगे भी उठाना पड़ सकता है, उसी को लेकर कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस अधिक सीटों पर जोर नहीं देना चाहती है। कांग्रेस सकारात्मक सीटों पर ध्यान करना चाहती है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि जहां पर जीतने की पॉसिबिलिटीज हैं वहां पर ही कैंडिडेट को उतारा जाएगा या फिर वहीं से चुनाव लड़ा जाएगा। ये तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, ये जानकारी मिल रही है। बंगाल की सियासत में शिवसेना की एंट्री। जी हां, बड़ी जानकारी आपके सामने है। बंगाल की सियासत में शिवसेना की एंट्री किस तरीके से हो रही है, पूरी खबर आपको समझाते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है शिवसेना की तरफ से, बड़ी जानकारी मिल रही है। बंगाल में चुनाव होने हैं, चुनाव में एंट्री हो चुकी है शिवसेना की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। संजय राउत ने खुद ट्वीट किया, खुद ये जानकारी दी कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में वो ताल ठोकने जा रहे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया। पहले संजय राउत ने ट्वीट में ये जानकारी दी है कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे से इस विषय पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि शिवसेना अकेले उतरेगी या फिर किसी के साथ, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। किसी के साथ गठबंधन किया जाएगा या फिर अकेले अपने दम पर शिवसेना पश्चिम बंगाल में ताल ठोकेगी, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी अभी है नहीं। याद रहे, आपको याद होगा और याद रहना भी चाहिए कि बंगाल में आगामी अप्रैल मई महीने में होने विधानसभा के चुनाव, और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर सत्तासीन टीएमसी हो, सभी लगातार कोशिश कर रहे हैं पुरजोर किस तरीके से वहां पर किले को फतेह किया जाए। बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी में भगदड़ मच गई है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये पूरी खबर भी आप समझिए। बंगाल में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। 2 और मंत्रियों, सांसद और विधायकों ने कहा यह जा रहा है कि अपनाए बागी तेवर। 2 और मंत्री, साथ में सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, जिन्होंने बगावत कर दिया है, बगावती तेवर अपना लिया है। वन मंत्री राजीव बनर्जी ने फेसबुक पर जाहिर की नाराजगी, जो नाराजगी है पार्टी को लेकर, टीएमसी को लेकर, वो फेसबुक पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उजागर हो रही है। मंत्री गौतम देव ने भी विकास कार्यों को लेकर पार्टी के खिलाफ मुंह खोला है। हावड़ा सांसद प्रसून बनर्जी ने भी अनदेखी का आरोप लगा दिया है और हावड़ा जिले के उत्तरपाड़ा के विधायक प्रवीर घोषाल ने कहा, पार्टी संगठनात्मक तौर पर लगातार होती जा रही कमजोर, पार्टी को अंदर खाने और मजबूत करने की जरूरत है। पार्टी संगठनात्मक तौर पर कमजोर होती जा रही है, लेकिन नाराज नेताओं को पार्टी की ओर से मनाने की कोशिश जोरों पर जारी है। दूसरी ओर भाजपा ने भी टीएमसी के बाकी नेताओं के लिए खोले अपने दरवाजे। भाजपा दोनों हाथ खोले खड़ी है कि किसी तरीके से टीएमसी में फूट हो और इसका भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। भाजपा का मिशन बंगाल आखिर क्या है, भाजपा किस तरीके से मिशन बंगाल पर जुटी हुई है, वो पूरी खबर भी आपको समझाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मिशन बंगाल चल रहा है लगातार। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स बंगाल का दौरा भी कर रहे हैं, जनसभाएं वहां पर हो रही है, टीएमसी पर निशाना भी साधा जा रहा है। बंगाल चुनाव से पहले 5 रथ यात्रा निकालेगी भारतीय जनता पार्टी। जी हां, भाजपा बंगाल फतेह को लेकर लगा रही एड़ी चोटी का जोर। इस बार कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन बंगाल में देखने को मिलेगा और इसी परिवर्तन के लिए
भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जनता तक पहुंच बनाने में भाजपा जुटी हुई है। किस तरीके से लोगों को साधा जाए, संपर्क और मजबूत हो, इसकी कोशिश भाजपा कर रही है। और 5 रथ यात्राओं के जरिए सभी 294 सीटें कवर करने का लक्ष्य रखा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। रथ यात्राओं की शुरुआत होगी अगले महीने से। ये शुरुआत कहां से होती है, कौन सी वो जगह होगी, इसको लेकर भी जानकारी अभी आनी बाकी है। लेकिन रथ यात्राओं का नेतृत्व करेंगे पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता, कुछ लीडर्स। अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जी हां, कर्नाटक में राजनीतिक हलचल। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने किया बड़ा दावा। कांग्रेस नेता है सिद्धरामैया, उन्होंने बड़ा दावा किया है आरएसएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद पर नहीं देखना चाहती है। ये आरोप है या फिर एक दावा भी किया गया है येदियुरप्पा की तरफ से। येदियुरप्पा के लिए कहा गया कि आरएसएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद पर नहीं देखना चाहती है और इस साल अप्रैल तक येदियुरप्पा को हटाया जाएगा सीएम पद से। ये भी दावा उनकी तरफ से किया गया। हालांकि शनिवार को कर्नाटक दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट कह चुके हैं बीएस येदियुरप्पा अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करेंगे। अब जब गृह मंत्री ने ये कहा तो इस बीच में सिद्धरामैया का ये बयान किस तरीके से सच माना जाएगा या फिर इस पर किस तरीके से भरोसा किया जाएगा, इसको लेकर भी कई सवाल हैं। और अगले चुनाव में भी बीजेपी पूरे बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी, ये गृह मंत्री ने साफ कह दिया था। शाहनवाज को बिहार भेजने की इनसाइड स्टोरी क्या है, वो खबर भी आपको समझाते हैं। शाहनवाज हुसैन को बिहार भेजने की इनसाइड स्टोरी आप समझिए। नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाने की बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है शाहनवाज। जी हां, और साथ ही दूसरी ओर भाजपा ने मुसलमानों को भी दिया हुसैन के जरिए बड़ा मैसेज। वैसे बिहार में सुशील मोदी के केंद्र में जाने से खाली हुए स्पेस पर भरेंगे शाहनवाज। और यही नहीं, भागलपुर सीट हुसैन के लिए रही लकी, 2 बार दर्ज की जीत। राज्यसभा के बजाय हुसैन एमएलसी बना भेजा जा रहा बिहार। और साथ ही प्रदेश की राजनीति के लिए जरूरत थी एक बड़े चेहरे की जो पार्टी और सरकार दोनों मंचों पर जोरदार तरीके से रख सके अपनी बात। केंद्र नए स्वतंत्रता सेनानियों की कर रही है खोज। जी हां, नए फ्रीडम फाइटर्स की खोज की जा रही है केंद्र की तरफ से। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी नई जगह, नए सेनानियों पर फोकस किया जा रहा है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर सरकार चाहती है कुछ नया, कुछ अलग। और जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं, ये कहा है कि सरकार ने आजादी का जश्न बड़े स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है, फैसला लिया है। आजादी के 75 साल का ये जश्न चलेगा 15 अगस्त 2022 तक। और नए लोगों की खोज भी की जा रही है। नए लोगों को खोज उनके छोटे छोटे योगदान को दिखाया जाएगा बड़े स्तर पर। नए लोगों को खोजा तो जाएगा लेकिन उनके द्वारा जो योगदान किया गया है उनको बड़े स्तर पर दिखाने की कोशिश या फिर कवायद चलाई जा रही है केंद्र की सरकार की तरफ से। और चलिए इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।